हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन रेस करियर पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखेंगे। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेफिनेशंस को समझा था, डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन को और उसके पार्ट्स को, और इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन को और उसके पार्ट्स को सीखा था, समझा था। ठीक है। आज की क्लास में उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखेंगे। जैसा कि आप लोग सामने हेडिंग देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। इंग्लिश में बोलेंगे चेंजिंग ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। अब देखिए, इसको बदलने के कुछ स्टेप्स होते हैं पूरे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच चैप्टर के लिए। ठीक है। जो भी हम लोग सीखेंगे उसमें जो सबसे बेसिक चीज है, यहाँ पर जो मैं स्टेप्स आपको सिखाऊंगा वो सभी सेंटेंसेस के लिए कॉमन रहेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि सामने लिखा हुआ है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के चरण। ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टेप्स फॉर चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उसके बाद में कौन सा स्टेप लेना है, ठीक है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। और ये स्टेप्स जो है, फिर से एक बार बता रहा हूँ, पूरे चैप्टर के लिए कॉमन रहेंगे। ठीक है। चाहे जैसे रिपोर्टेड स्पीच हो, सभी के लिए कॉमन रहेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच लिखी हो, ठीक है, उसमें जो सेंटेंस होगा उसकी प्रकृति को पहचानना है, उसके प्रकार को पहचानना है। चलिए लिखते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? सबसे पहले एक सेकेंड, थोड़ी सी राइटिंग खराब है भाई। चलिए ठीक है। सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ भाग। ठीक है। याद रखने के लिए आप यहाँ पे लिख देंगे, ये ऐसे बना दीजिएगा। रिपोर्टेड स्पीच क्या होगी? ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो भाग होगा, ये वाला। ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच सबसे पहले क्या करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर या फिर रिपोर्ट स्पीच के अंतर्गत, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत लिखे हुए सेंटेंस, लिखे हुए सेंटेंस की, सेंटेंस के कर लेंगे। ठीक है। सेंटेंस के टाइप मीन्स प्रकार, सेंटेंस के प्रकार को पहचानेंगे। ठीक है। सेंटेंस के प्रकार को पहचानेंगे। ठीक है। अब देखिए, ये जो प्रकार है सेंटेंस का, वो किस आधार पर होना चाहिए? ये होना चाहिए हमारा नेचर के आधार पर। नेचर या प्रकृति। ठीक है। नेचर या प्रकृति के आधार पर, नेचर या प्रकृति के आधार पर। ठीक है। तो जो ये सेंटेंस हमारा लिखा होगा रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस लिखा होगा, पहले उसके टाइप को पहचानेंगे। और सेंटेंस के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, सेंटेंस के टाइप्स को दो रूपों में हम लोग पढ़ते हैं। एक तो जो सेंटेंस में बात बताई गई है उसकी प्रकृति क्या है, मतलब उस बात में भाव क्या है। ठीक है। और दूसरा होता है संरचना के आधार पर। तो यहाँ पर हम किस आधार पर पहचानेंगे? यहाँ पे पहचानेंगे प्रकृति के आधार पर, मतलब उस वाक्य में क्या बात कही गई है, उस बात का भाव क्या है। ठीक है। तो प्रकृति के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं आपको पता होना चाहिए। कितने प्रकार के होते हैं? हो जाते हैं हमारे। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। वो होंगे 5 प्रकार के। नंबर 1, वो सेंटेंस हमारा असर्टिव है। ठीक है। पहचानेंगे तो देखेंगे क्या वह सेंटेंस हमारा असर्टिव है। असर्टिव का मतलब या तो अफर्मेटिव होगा, ठीक, या तो अफर्मेटिव होगा या फिर निगेटिव। ठीक है। नंबर 1 हो गया हमारा। दूसरा प्रकार जो होता है सेंटेंस का नेचर के बेस पर, इंटरोगेटिव। ठीक है। इंटरोगेटिव में भी दो होते हैं। एक तो होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, और दूसरे होते हैं कोई क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले।
ठीक है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, और जो तीसरा प्रकार होगा हमारा वो होगा इंपरेटिव। इंपरेटिव, इंपरेटिव, ठीक है। और चौथा एक्सक्लामेटरी। ठीक है, एक्सक्लामेटरी हो गया। और लास्ट जो हो जाता है उसको ऑप्टेटिव भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या? ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने 5 प्रकार के सेंटेंस लिखे हैं ये रिपोर्टेड स्पीच में इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। ठीक है, एक तो या तो आप डेफिनेशन के हिसाब से पहचान लीजिए, अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो पंक्चुएशन मार्क के हिसाब से भी पहचान सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच लिखी है, ठीक है, पूरी रिपोर्टेड स्पीच लिखी होगी और यहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क आया होगा। ठीक है, कोई पंक्चुएशन मार्क आया होगा। अब इस मार्क को ध्यान से देखेंगे। अगर ये मार्क हमारा क्या है? फुल स्टॉप है। कैसा है? फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप मतलब ये इस तरीके से फुल स्टॉप। और वाक्य की स्टार्टिंग किससे हो रही हो? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो तो वह सेंटेंस हमारा या तो अफर्मेटिव होगा या निगेटिव होगा। अब दोनों में से कौन होगा? बहुत सिंपल है। निगेटिव में क्या दिया रहता है? निगेटिव वाले में नॉट जुड़ा रहेगा। ठीक, नॉट या नेवर में से कुछ भी आए। तो ये एक पहचान हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये एक पहचान हो गई। हम लोग इसको पंक्चुएशन मार्क से भी पहचान सकते हैं। मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ सेंटेंस अगर लास्ट में उसमें फुल स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है, फुल स्टॉप लगा हुआ है और उसकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हो रही हो, ठीक है, तो वह सेंटेंस या तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा या निगेटिव सेंटेंस होगा। अब इनमें से कैसे डिसाइड करेंगे? अगर नॉट लिखा हुआ है तो निगेटिव, नहीं तो अफर्मेटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर इन्वर्टेड कॉमा में लिखे हुए रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, क्या लगा हो? क्वेश्चन मार्क, तो वह इंटरोगेटिव होगा। अब इंटरोगेटिव में दो प्रकार के हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तब भी इंटरोगेटिव है और क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तब भी इंटरोगेटिव है। ठीक है, इनमें अंतर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का जो आंसर होता है, जो उसमें प्रश्न पूछा जाता है, उसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। ठीक, यस या नो में आंसर दिया जा सकता है, लेकिन इनमें जो है यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चलिए दो प्रकार के सेंटेंस हमने पहचान लिए। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर फुल स्टॉप लगा हुआ है और सब्जेक्ट से स्टार्टिंग हो रही है तो या तो वो अफर्मेटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इंटरोगेटिव होगा। चलिए इंपरेटिव को कैसे पहचानेंगे? इसमें भी लास्ट में फुल स्टॉप आता है। ठीक है, फुल स्टॉप आता है। फिर भाई अंतर क्या हुआ अफर्मेटिव, निगेटिव और इंपरेटिव में? कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर मैंने एक बात बता रखी है कि अगर सब्जेक्ट से स्टार्टिंग हो रही है तो अफर्मेटिव निगेटिव होगा, लेकिन फुल स्टॉप आया हो और स्टार्टिंग किससे हो रही हो? मेन वर्ब से। ठीक, मेन वर्ब से स्टार्ट हो। ठीक, एक बात हो गई। दूसरी बात डू नॉट से स्टार्ट हो। ठीक है, डू नॉट से स्टार्ट हो तब भी इंपरेटिव होगा। तीसरी बात लेट से स्टार्ट हो। ठीक है, लेट से स्टार्ट हो तब भी इंपरेटिव होगा। तो इंपरेटिव को पहचानने के क्या तरीके हैं? फुल स्टॉप आया हो लास्ट में, लेकिन सेंटेंस जो है या तो मेन वर्ब से शुरू हो रहा हो या फिर डू नॉट से शुरू हो रहा हो या फिर लेट से शुरू हो रहा हो। ठीक है, चिन्हों के आधार पर पहचानना सिखा रहे हैं। फुल स्टॉप होगा तो कौन कौन से हो सकते हैं? या तो अफर्मेटिव या निगेटिव या फिर इंपरेटिव। ठीक है, अंतर क्या करेंगे? अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो अफर्मेटिव निगेटिव। ठीक है, सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इंपरेटिव। बस चलिए एक्सक्लेमेटरी को पहचानना बहुत आसान है क्योंकि इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहेगा तो वो हमारा सेंटेंस कैसा होगा? एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। ऑप्टेटिव भी लगभग इसी के जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा फर्क होता है। एक्सक्लेमेटरी में क्या है? मन में उठने वाली अकस्मात भावनाएं व्यक्त की जाती हैं, जैसे भय, शोक, हर्ष, आश्चर्य वगैरह। अचानक से कोई भावना मन में आ जाए वो एक्सक्लेमेटरी है। और ऑप्टेटिव में इच्छा सूचक है, इसमें भी ये चिन्ह आता है। ठीक है, अब कैसे भाई दोनों में अंतर कर पाएंगे? तो समझिए, इस चिन्ह के साथ में अगर कोई विस्मय सूचक शब्द आ जाए, कोई विस्मय सूचक शब्द जैसे एलास, ठीक है, या फिर ब्रेवो, ये बहुत कॉमन शब्द हैं, या फिर हुर्रा, ठीक है, ये सब कॉमन शब्द हैं, इनके बाद में ये चिन्ह लगा रहता है।
ठीक है। इसके अलावा क्या आ सकता है, इसके अलावा आ सकता है व्हाट, ठीक है, और फिर पूरा वाक्य लिख करके ये चिन्ह होगा। इसके अलावा आ सकता है हाउ, ठीक है, पूरा वाक्य लिख करके ये चिन्ह होगा। तो ये कैसे हो जाएंगे, एक्सक्लामेटरी हो जाएंगे। ऑप्टेटिव में क्या होता है, ये सेंटेंसेस ज्यादातर इफ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, इफ से। और क्या हो सकता है इसमें, ओ दैट से स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है, ओ दैट से, है ना, ओ फॉर से स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है, ओ फॉर से। तो ये कुछ पहचान हो गई, ठीक है, कि हम लोग पंक्चुएशन मार्क के आधार पे कैसे पहचान सकते हैं। ये किसका हो गया, ये ऑप्टेटिव के लिए है, ठीक है, ऑप्टेटिव के लिए हो गया। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने, अब देखिए थोड़ा सा बैक करते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर सबसे पहला स्टेप, मतलब अगर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो सबसे पहला कदम आपको क्या उठाना है, जो भी हमारे पास डायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है, सेंटेंस जो भी दिया गया है इन्वर्टेड कॉमास वाला, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत जो लिखा हुआ सेंटेंस है उसके टाइप को पहचानेंगे। वो टाइप किस आधार पर होना चाहिए, वो सेंटेंस में बताई गई बात की प्रकृति अथवा स्वभाव के आधार पर अथवा भाव के आधार पर। और वो कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं हमारे ये 5 प्रकार के, ठीक है। असर्टिव हो सकता है, ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं, मतलब असर्टिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव। इनमें से कोई भी सेंटेंस आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया स्टेप नंबर 1। चलिए अब स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 1 हम लोगों ने पहचान लिया, ठीक है। स्टेप 2 आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 पहचानने के बाद, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आ जाएंगे इन्वर्टर कॉमा के बाहर, ठीक है, इन्वर्टर कॉमा के बाहर आ जाएंगे। उसमें जो हमारे इन्वर्टर कॉमा के बाहर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। तो पहले लिखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में आई हुई, रिपोर्टिंग स्पीच में आई हुई रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। रिपोर्टिंग स्पीच है तो उसमें सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो बात किसकी हो रही है, रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच में आई हुई रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच जो हमने पहचाना है अभी उसी की बात हो रही है। रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए सेंटेंस की प्रकृति, ठीक है, प्रकृति या इसको हम टाइप भी कह सकते हैं, ठीक है, टाइप वैसे प्रकार होता है, टाइप मीन्स, ठीक है, पीछे समझा चुके हैं। टाइप, प्रकृति या टाइप के आधार पर, ठीक है, के आधार पर बदल दिया जाता है, के आधार पर बदल दिया जाता है, ठीक है। ये स्टेप 2 हो गया। अब जरा इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए क्या कहा गया, स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, जो भी रिपोर्टेड स्पीच अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस लिखा है उसके पहले हमने टाइप को पहचान लिया, ठीक है। अब टाइप को पहचानने के बाद में क्या करना है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है, उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब आई है, ये देखिए लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई ये रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, यहाँ पर जो भी लिखा हो, जो भी फॉर्म में लिखा हो, ठीक है, को रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए जो सेंटेंस है उसके टाइप के आधार पर बदल दिया जाता है। मतलब असर्टिव है तो इसको अलग रूप में बदलेंगे, इंटरोगेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब अलग रूप में बदली जाएगी, ठीक है, अगर एक्सक्लामेटरी है तो अलग रूप में बदली जाएगी, इंपरेटिव है तो अलग रूप में बदली जाएगी। आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है सेड टू, ठीक है, सेड टू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारा सेंटेंस है वो असर्टिव है। ऐसा है असर्टिव, मतलब अफर्मेटिव या नेगेटिव में से एक है कोई, तो सेड टू किस में चला जाएगा, ये टोल्ड में चला जाएगा, ठीक। इस तरीके से ये वाली बात बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर ये हमारा इंटरोगेटिव में होता,
इंटरोगेटिव में तो क्या कर देते, इसको आस्क्ड में बदल देते। ठीक, अगर ये इंपरेटिव में होता तो भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, ठीक है, सजेस्टेड आदि में बदल देते। अगर ये एक्सक्लामेटरी में होता, सेंटेंस एक्सक्लामेटरी होता तो क्या करते, तो यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो है, ठीक है, या फिर हैप्पीनेस है, या फिर अप्लाउज है, जो भी होता वहां पर भाव उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते। ठीक है, चलिए, तो आप जहां तक उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, अब रुकिए जरा सा, ये आपको लिखना नहीं है अभी, ठीक है, ये सब मैं आपको भी लिखाऊंगा, अभी तो सिर्फ स्टेप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अभी सिर्फ स्टेप फॉलो कर रहे हैं कि पहले क्या करना है उसके बाद क्या करना है। तो बात समझ में आई। स्टेप नंबर 1 में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी हुई रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के प्रकार को पहचान लिया। ठीक है, अब प्रकार को पहचानने के बाद में जो बाहर रिपोर्टिंग वर्ब लिखी हुई है उसको बदल देंगे। ठीक है, जो भी सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग बदल देंगे। अच्छा ठीक है, इसके बाद में आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, अब क्या करना है आपको, अगला कदम क्या उठाना है भाई। अब देखिए क्या बदलना है वो मैं आगे बताऊंगा, है ना, वो उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। ठीक है, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या करना है आपको, जो कॉमाज लगे हुए हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमाज जो लगे हुए हैं, तो क्या लिखेंगे, सभी प्रकार के। अब यहाँ पे सभी प्रकार के इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अलावा भी एक कॉमा लगा रहता है, इसी वजह से। ठीक है, तो सभी प्रकार के कॉमाज जिसके अंतर्गत हमारे इन्वर्टेड कॉमा और ये सब आ जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेंगे, ये वाला कॉमा और ये वाला कॉमा। ठीक है, ये सब, तो सभी प्रकार के कॉमाज को हटा देते हैं, तथा, अब हटाएंगे तो कुछ ना कुछ तो लगाएंगे ना, हटा देते हैं तथा एक उचित कंजंक्शन, ठीक है, उचित कंजंक्शन, ठीक है। उचित कंजंक्शन का मतलब क्या, ये भी उसी पर आधारित है। रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रकार मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग कंजंक्शन भी आएगा। उचित कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। एक बात का ध्यान रखेंगे, जो स्टेप्स हम लोग लिख रहे हैं ये डायरेक्ट वाला कोई भी सेंटेंस हो उसको इनडायरेक्ट बदलने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, A to Z सभी के लिए। चलिए, तो स्टेप नंबर 3 हो गया भाई, हमने क्या किया, कॉमास को हटा दिया और उसकी जगह पर एक उचित कंजंक्शन का प्रयोग कर लिया। ठीक है, उचित कंजंक्शन यहाँ पर ये, अब ये हम लोग सीखेंगे कि कौन सा कंजंक्शन कहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अगर इन्वर्टेड का जो रिपोर्टेड स्पीच है वो असर्टिव में तो कौन सा कंजंक्शन लगेगा, इंट्रोगेटिव है तो कौन सा कंजंक्शन लगेगा, इंपरेटिव है तब कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे कॉमा हटाने के लिए, और एक्सक्लामेटरी है तब कौन सा कंजंक्शन लगेगा कॉमा हटाने के लिए। ठीक है, ये स्टेप हमारा हो गया तीसरा। अब क्या करना है, अगला स्टेप देखते हैं, स्टेप नंबर 4। चलिए नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, स्टेप नंबर 4 पे आते हैं भाई। ठीक है, अब हमने कॉमा भी हटा लिया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कॉमा के बाहर वाला हिस्सा, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर, देखिए लिखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा पास्ट, नहीं पास्ट नहीं, फ्यूचर, एक मिनट, प्रेजेंट अथवा फ्यूचर, यहाँ पर फ्यूचर होगा। ठीक है, प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये परिवर्तन कब नहीं किया जाता है बताइए भाई,
कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। कब? जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे जब, तब देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कॉमा के बाहर वाला हिस्सा जो रिपोर्टिंग स्पीच वाला है उसमें जो वर्ब आई हुई है अगर वो किसमें हो, प्रेजेंट में हो अथवा फ्यूचर में हो। ठीक है, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तब हम रिपोर्टेड स्पीच वाले हिस्से में जो भी वाक्य लिखा हुआ है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बना करके देखिए, जैसे कि ये हमारा कॉमा लगा है, ठीक है, और ये इन्वर्टेड कॉमाज है, ठीक, और यहाँ पर लिखी हुई है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और यहाँ पर क्या है हमारा वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक, अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय हमको करना क्या है, देखना हमें इसको है, किसको, ये देखना है, ये रिपोर्टिंग वर्ब देखना है। ठीक है, इसको देखना है, इसका टेंस अगर हमको क्या मिल जाए, प्रेजेंट मिल जाए। ठीक है, प्रेजेंट मिल जाए या फिर फ्यूचर मिल जाए, है ना। अब देखिए टेंस की तो जानकारी होनी ही चाहिए ना, प्रेजेंट कब होगा फ्यूचर कब होगा भाई। प्रेजेंट का मतलब क्या, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दे रखी है बिना सहायक क्रिया के, ठीक है, तब प्रेजेंट होगा, या फिर डू डज में से कुछ आ गया हो तब प्रेजेंट होगा, है ना, सहायक क्रिया, या फिर हैज हैव हो, ठीक है, या फिर हैज बीन और हैव बीन में से कोई हो, तब हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट। ये आप आसानी से पहचान सकते हैं हम लोग सहायक क्रिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गया। फ्यूचर तो बहुत आसान है, फ्यूचर को पहचानने में क्या है, बाहर अगर विल मिल जाए या फिर शैल मिल जाए तब कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, आसानी से पहचान लिया। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में से किसी एक टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा हमारा, ठीक है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है जो चेंज होकर के आएगी इसमें नो चेंज, नो चेंज। ठीक, जो टेंस है वैसे ही लिख देंगे, कोई चेंजिंग उसमें नहीं करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय, पहले की कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जो चेंज होकर के आएगा उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं, इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं और ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ समझ लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है इतना। ठीक है, चलिए, तो स्टेप नंबर 4 समझ में आया। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर उसका टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में से किसी एक में हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। ठीक है, चलिए स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5। अब भाई प्रेजेंट और फ्यूचर की तो बात हो गई, पहले लिख लें यहाँ पर स्टेप नंबर 5। ठीक है, चलिए अब रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है इसकी तो बात हो गई, लेकिन अगर पास्ट में है तब क्या करेंगे, तब उसको बदला जाएगा। ठीक है, तब उसको रिपोर्टेड स्पीच को बदला जाएगा। लिख लीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो, किसमें हो, पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय, इस सेंटेंस को जोड़ लीजिएगा, इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदल कर, भाई बदल तो देते हैं तो बदल कर बनाएंगे कौन सा, है ना, टेंस भी बदल कर पास्ट टेंस कर दिया जाता है, पास्ट टेंस कर दिया जाता है। ठीक है, अब स्टेप को तो हमने पढ़ लिया, जरा समझते हैं इसको क्या बताया गया। कि अगर देखिए स्टेप नंबर थोड़ा सा पहले 4 के बारे में बात करते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो, है ना, प्रेजेंट और फ्यूचर में, तो भाई प्रेजेंट की बात चल रही है तो अगर हम वो बात किसी तीसरे को बताएंगे तो उसमें समय को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, इस वजह से टेंस नहीं बदलता है।
ठीक है। लेकिन अगर कोई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, मतलब वो पुरानी बात है, पास्ट की बात है, ठीक है, अब जब बता रहे हैं तो सीधी सी बात है भाई, उसी टाइम पर तो ले जाएंगे ना। अब ऐसा तो नहीं करेंगे कि वो समय कोई दूसरा था, अब बता दूसरे समय में रहे हैं। इस वजह से कहा गया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो जो बात बता रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच मतलब, ठीक है, उसका भी टेंस पास्ट ही होना चाहिए, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, तीन टेंस है हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है इनडायरेक्ट में बदलते समय, ठीक है। अब इसको समझते हैं भाई, जैसे लास्ट वाला समझा था वैसे इसको भी समझते हैं। देखिएगा, ये हो गया हमारा इन्वर्ट कॉमा और यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। ये लिखी है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, ये हो गया कॉमा बंद। और यहाँ पर बाहर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। चलिए, अब आपको क्या बताया गया कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो, किसमें हो, पास्ट टेंस में, ठीक। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, पास्ट। अब कैसे पहचानेंगे भाई, यह वाला क्या होना चाहिए हमारा, पास्ट टेंस होनी चाहिए, पास्ट टेंस, ठीक। तब अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है इधर ये वाली, ये चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी, किसमें चेंज हो जाएगी, चेंज इनटू पास्ट, है ना, चेंज करनी पड़ेगी हमको किसमें, पास्ट में, ये भी करनी पड़ेगी, है ना। अगर ये पास्ट में है बाहर वाला भाग तो ये अंदर जो है रिपोर्टेड स्पीच, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे कि ये पास्ट में है या नहीं। सबसे आसान है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आया हो, सेकेंड फॉर्म आई हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस फॉर्म में हो, सेकेंड फॉर्म में हो, तब पास्ट होगा। सेकेंड फॉर्म ना हो तो डिड का प्रयोग हो गया हो, है ना, हेल्पिंग वर्ब डिड होती है पास्ट इंडेफिनिट की, या फिर वाज वर आया हो, ठीक है, वाज या वर में से कुछ एक, या फिर हैड, ठीक, या फिर हैड बीन, हैड बीन। तो इतनी हेल्पिंग वर्ब्स, ये इतनी हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आ गई हो या फिर सेकेंड फॉर्म आ गई हो, ठीक है, तब हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में हो जाएगा, वो पास्ट टेंस में हो जाएगा, ठीक है। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो गई, तब जब इस सेंटेंस को पूरा जो डायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो इधर का टेंस भी पास्ट में होना चाहिए, ठीक है। अब इसको बदलेंगे कैसे, इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, देखिए कैसे बदलते हैं हम लोग। ये मैंने लिख लिया यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक, और ये पास्ट। अब यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर लिया, चलिए डिवाइड कर लिया भाई, ठीक है। अब इसके चार कॉलम बना लीजिए, क्योंकि हर टेंस के चार चार भाग होते हैं, तो एक, दो, तीन और चार हमने इसके कॉलम बना लिए, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें हम अंक लिखेंगे। यहाँ पर लिखा हमने एक, दो, तीन और चार, यहाँ पर भी एक, दो, तीन और एक, चार, ठीक। इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट एक का मतलब क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक। ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना, और ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और लास्ट वाला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे यहाँ पर भी है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बात हो रही है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले हिस्से की, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच की। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, मतलब इसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वो किस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस किस में चला गया, पास्ट टेंस में, ठीक है। अब इसको हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे समझेंगे, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो वो किस में चली जाएगी, सेकेंड फॉर्म में चली जाएगी। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डू या डज लिखा हो तो वो किस में चली जाएगी, डिड में चली जाएगी, ठीक है। चलिए अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इज, एम या आर सहायक क्रिया हो तो वो इनडायरेक्ट में बदलते समय क्या हो जाएगी, वाज या वर में से कोई एक हो जाएगी। अगर हैज या हैव है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हैड में बदल जाएगा, ठीक। अगर हैज बीन या हैव बीन में से कोई एक है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर,
तो उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय क्या कर देंगे, हैड बीन कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या कर दिया जाएगा, हैड बीन। ठीक है, सहायक क्रिया के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सीख लिया, फिर से रिपीट कर लेते हैं। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो उसको सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। अगर डू डज मिलता है तो उसको डिड में बदल देंगे। इज एम आर मिलता है तो वाज वर में, हैज हैव मिलता है तो हैड में, हैज बीन हैव बीन है तो हैड बीन में। चाहे जैसे याद रखिए, चाहे टेंस के नाम से याद रखिए, चाहे सहायक क्रिया के हिसाब से याद रखिए। ठीक है, अब बात किसकी हुई, ये बात हुई सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर हमारा प्रेजेंट टेंस था। कौन सा था, प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट का कोई भी भाग था तो उसके लिए हमने इसमें सीख लिया। ठीक, अब अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास्ट इंडेफिनिट हो, क्या हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, मतलब पहले से ही अगर सेकंड फॉर्म लगी हो या डिड लगी हो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, है ना, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ पर पहले से ही अगर फर्स्ट फॉर्म या डिड लगी हो तो उसको क्या करेंगे, इसको उठा करके हम लोग सीधे ले जाएंगे ये 3 नंबर में, मतलब हैड में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे, हैड में। ठीक है, अगर पहले से ही वाज वर लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अगर पहले से ही वाज या वर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 2 नंबर ये किसमें चला जाएगा, आपका 4 नंबर में, मतलब क्या हो जाएगा, हैड बीन। वाज और वर को किसमें बदल देंगे, हैड बीन में बदल देंगे। लेकिन अगर पहले से ही हैड लिखा हो या हैड बीन लिखा हो, क्या क्या लिखा हो, हैड लिखा हो या हैड बीन लिखा हो, तो इनको इनडायरेक्ट में बदलते समय कोई चेंज नहीं किया जाता है, नो चेंज। ठीक, ये हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को सीख लिया। ठीक है, प्रेजेंट पूरा का पूरा पास्ट में चला गया और पास्ट के 2 जो भाग थे, पास्ट इंडेफिनिट जो है वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इस टेबल से सीख सकते हैं, फिर भी अगर दिक्कत होती है तो आप लिख करके सीख सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा प्रेजेंट पास्ट में और पास्ट के सिर्फ 2 भाग जाएंगे और बाकी किसी भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए, अब बात आती है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर विल या शैल, ठीक, इनमें से कोई अगर एक है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय विल किसमें चला जाएगा, वुड में। किसमें, वुड में। और शैल किसमें चला जाएगा, शुड में, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए, तीनों टेंस तो हम लोगों ने सीख लिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब एक चीज बचती है, क्या, मॉडल वर्ब्स, है ना। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मॉडल वर्ब्स हैं, ये इन्वर्टेड कॉमा हो गया और इसके अंदर मॉडल्स हैं। ठीक है, मॉडल्स बोल देंगे या मॉडल वर्ब्स बोल देंगे। मॉडल वर्ब्स कितनी होती हैं, ये होती है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड। ठीक है, ऑट टू, यूज्ड टू, डेयर टू और नीड टू, इतनी भी होती है। ठीक है, यहाँ पर लिख ले रहे हैं। चलिए, जगह नहीं है फिर भी देखते हैं क्या है, यूज्ड टू, ठीक, यूज टू और इधर लिखे ले रहे हैं यहाँ पर यूज टू के बाद में ऑट टू, ठीक, ऑट टू अलग है, नीड टू और डेयर टू। ठीक, डेयर टू, जितनी ये टू वाली हैं इनको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोल देते हैं। हम लोग जब वर्ब पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब बात चल रही है क्या है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मतलब रिपोर्टेड स्पीच में अगर कैन आया हुआ है तो जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा कुड, क्योंकि कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड। और कुड में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ऐसा ना करना कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुड लिखा हुआ है और उसको इनडायरेक्ट में बदला तो कैन कर दिया, नहीं, कोई चेंजिंग नहीं होगा। और मे को बदल देंगे माइट में। किसमें, माइट में। ठीक है, बाकी किसी में, इनमें या इनमें किसी में कोई चेंजिंग नहीं होगी, जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ 2 याद रखने हैं। कौन कौन से, एक तो याद रखना है कैन, कैन को कुड में बदल देते हैं, और एक याद रखना है मे को माइट में बदल देते हैं। बाकी किसी भी मॉडल वर्ब में इनडायरेक्ट में बदलते समय कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पूरे चार्ट के हिसाब से सीखा कि प्रेजेंट टेंस अगर है तो उसको किस में बदलेंगे, पास्ट में। अगर पास्ट का हमारा इंडेफिनिट है तो वो परफेक्ट में चला जाएगा, और पास्ट का कंटिन्यूअस अगर है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। फ्यूचर में विल को वुड में, शैल को शुड में। ठीक है, ये देखिए, विल को वुड में और शैल को शुड में। ठीक है, बस इतना ही चेंजिंग होता है टेंसेस में। चलिए,
तो ये देखिए प्रीवियस पेज पर क्या लिखा हुआ था, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदलकर पास्ट टेंस कर दिया जाता है। ठीक है, ये हमने आपको समझा दिया किस प्रकार से बदलते हैं, वो सारी बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो स्टेप नंबर 5 में हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो अंदर रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस बदल जाता है। अब आते हैं स्टेप नंबर 6 पर। स्टेप नंबर 5 के बाद में, हाँ 6, स्टेप नंबर 6। स्टेप 6, चलिए अब स्टेप 6 को लिखने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, रिकॉल का मतलब जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसको देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या बताया गया आपको कि सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी हुई रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टाइप को पहचानते हैं। वो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑपरेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी में से कौन सा है। ठीक है, पहचान लिया। इसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या बताया गया कि जो हमने पहचाना है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के आधार पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें परिवर्तन करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 2 हो गया आपका। स्टेप नंबर 3 में बताया गया कि सभी प्रकार के कॉमास जैसे इन्वर्टेड कॉमा और बाकी जो भी कॉमा लगे रहते हैं उन सबको हटा देते हैं और एक उचित कंजक्शन का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, ये स्टेप नंबर 3 हो गया। 4 में हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कॉमा के बाहर वाला जो भाग है वो प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगला स्टेप हमको क्या देखना है, 5 नंबर में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी पास्ट में बदल दिया जाता है। ठीक है, टेंस में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे होगा वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब स्टेप नंबर 6 में हम लोग सीखेंगे, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो कॉमा के बाहर लिखा रहता है वो चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, मतलब तीनों टेंस में से किसी भी टेंस में हो, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा रहता है उसमें किसी सार्वभौमिक सत्य के बारे में बात हो, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, या फिर कोई ऐतिहासिक तथ्य अर्थात हिस्टोरिकल फैक्ट, या फिर कोई ऐतिहासिक घटना मतलब हिस्टोरिकल इवेंट, या फिर कहावत मुहावरे मतलब इडियम्स एंड फ्रेजेस, या फिर कोई वैज्ञानिक तथ्य मतलब साइंटिफिक फैक्ट आदि के बारे में चर्चा की गई हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। बात समझ में आई? चलिए लिखते हैं क्या बताया गया। यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए सेंटेंस के द्वारा, ठीक है, अब यहां पर सेंटेंस का टाइप चाहे जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लिखे हुए सेंटेंस के द्वारा, ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए सेंटेंस के द्वारा किसी सार्वभौमिक, किसी सार्वभौमिक सत्य, ठीक है, सार्वभौमिक सत्य इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल मीन्स क्या होता है, वैश्विक, मतलब जो पूरे विश्व में सही, और ट्रुथ माने क्या है, सत्य हो, पूरी दुनिया पर, पूरी पृथ्वी पर जो बात सत्य हो उसको बोलते हैं सार्वभौमिक। सार्व माने संपूर्ण और भौमिक माने भूमि या पृथ्वी, पूरी पृथ्वी पर जो बात सत्य हो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, तो किसी सार्वभौमिक सत्य कॉमा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक घटना, ठीक है, ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक घटना की इंग्लिश क्या होगी, ऐतिहासिक का मतलब हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक का मतलब हिस्टोरिकल, ठीक है, हिस्टोरिकल, हाँ हिस्टोरिकल, और घटना को क्या बोलेंगे, इवेंट। ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट। तो दो बातें बताई, सार्वभौमिक सत्य हो, ऐतिहासिक घटना, कॉमा ऐतिहासिक तथ्य। ठीक है, थोड़ा सा फर्क होता है, ऐतिहासिक घटना और ऐतिहासिक तथ्य में थोड़ा सा फर्क होता है, एग्जाम्पल से समझाएंगे। ऐतिहासिक क्या लिखा था पहले, घटना, ठीक है, अब तथ्य लिख लीजिए, तथ्य, इसको क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल। तथ्य का मतलब फैक्ट, ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया। और क्या क्या हो सकता है, कहावत तथा मुहावरे, ठीक है, मुहावरे तथा कहावत लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुहावरे
तथा कहावतें, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियां भी बोल देते हैं इनको, ठीक है। और क्या है? वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? साइंटिफिक फैक्ट। कोई साइंटिफिक फैक्ट है अगर, साइंटिफिक फैक्ट, ठीक। अब देखिए फिर से पढ़ते हैं शुरुआत से। यदि रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए सेंटेंस के द्वारा किसी सार्वभौमिक सत्य, ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक तथ्य, मुहावरे तथा कहावतें, वैज्ञानिक तथ्य, ठीक है, और आदि लिख लेंगे, आदि, ठीक, के बारे में, आदि के बारे में, हाँ, बताया गया हो, सेंटेंस के द्वारा अगर इनके बारे में बताया गया हो तो, बताया गया हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच, जो ये जिसमें लिखा हुआ है, ठीक है, वही रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो, ठीक है, किसी भी टेंस में हो, मतलब प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, किसी में भी हो, किसी भी टेंस में हो, ठीक है। पूरा हो गया स्टेटमेंट। तो स्टेप नंबर 6 में हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग से किसी सार्वभौमिक सत्य, ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक घटना, कहावतें, मुहावरे, ठीक, या फिर वैज्ञानिक तथ्य आदि के बारे में बताया गया हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय अंदर जो लिखा हुआ रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी टेंस में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये जैसे, हाँ, ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो, कोई ऐतिहासिक तथ्य, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा समझाना भूल गए, एक मिनट वापस चलते हैं, चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यूनिवर्सल ट्रुथ, ये कौन कौन से होते हैं, थोड़े से अगर आपको समझ लेंगे, याद रख लेंगे तो समझने में आसानी रहेगी। जैसे कह दिया गया सूर्य पूर्व में उदय होता है, ठीक, तो यहाँ पर सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो पूरी पृथ्वी पर सत्य है। आप किसी भी देश में चले जाइए, किसी भी महाद्वीप पे चले जाइए, हर जगह पर सूर्य पूर्व में ही उदय होगा, तो ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। और ऐतिहासिक इवेंट, ये देखिए ऐतिहासिक घटना, इसका मतलब क्या होता है, ये ऐतिहासिक घटना, इसका मतलब क्या होगा, मतलब इतिहास में कोई घटना जो लिखी गई हो, ठीक है। जैसे 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये क्या है, ऐतिहासिक घटना है, ठीक, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे है ऐतिहासिक तथ्य, ये क्या है, ऐतिहासिक तथ्य, इसमें मतलब हो गया जैसे भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, ठीक है, ऐतिहासिक तथ्य है। अच्छा, आगे और क्या है, मुहावरे तथा कहावतें, जैसे कह दिया गया 2 और 2 4 होते हैं, तो सही बात है, ठीक, मुहावरे भी, कहावतें भी बोली जाती हैं, ठीक, इस तरीके से मुहावरे और कहावतें होंगे तब भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। वैज्ञानिक तथ्य का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाते हैं, तो ये वैज्ञानिक तथ्य है। इस तरीके से अगर कोई भी इस प्रकार की बातें आती हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब आते हैं वापस,
जो हम समझा रहे थे। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर इनमें से कोई बात लिखी हो, ठीक है, और यहाँ पर जो बाहर का टेंस है हमारा, ये रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, ये चाहे प्रेजेंट हो, ठीक है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, और चाहे फ्यूचर हो, ठीक है, चाहे फ्यूचर हो, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो यहाँ के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज रहेगा, टेंस नो चेंज, ठीक है। ये था रूल हमारा, स्टेप नंबर कौन सा, 6। ये रहा हमारा स्टेप नंबर 6 कंप्लीट हो गया, ठीक। तो स्टेप नंबर 6 तक हम लोगों ने क्या सीखा, टेंस कैसे परिवर्तित करेंगे। चलिए स्टेप नंबर 7 पर आते हैं भाई। इसके बाद में अब क्या करना है हमको, स्टेप नंबर 7। चलिए स्टेप नंबर 7 लिखते हैं। स्टेप नंबर 7। अब देखिए, अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में हो तो टेंस तो बदलेंगे ही, ठीक है, यहां तक तो सही बात थी। अब कुछ और परिवर्तन भी करते हैं, तो लिखेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किसमें हो, पास्ट टेंस में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए कुछ शब्दों को परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है, बदल दिया जाता है या परिवर्तित कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। लेकिन शर्त याद रखेंगे, शर्त क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शर्त क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, इस बात को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी ये बात होगी, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर किसमें है, पास्ट में है, तो बदलेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में शब्द लिखा है और उसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो परिवर्तन हो जाएगा, इधर हम लोग इनडायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। चलिए डायरेक्ट का मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर दिस लिखा है तो दिस का क्या हो जाएगा, दैट, ठीक है। ये निकटता सूचक शब्द हैं, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे अगर सामने रखा है तो नहीं बदलेंगे, ठीक है, कोई चीज अगर बिल्कुल सामने है तो नहीं बदलेंगे। दिस हो गया नंबर 1, दिस का दैट। नंबर 2 दीज, ये भी निकटता सूचक है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज का क्या हो जाएगा, दोज। चलिए तीसरा हेयर, ये स्थान के लिए है, हेयर का हो जाएगा देयर, ठीक है। इसके बाद में अगर कम लिखा हुआ है तो कई केसेस में कम का गो भी हो जाता है, कम जो है वो गो हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में आगे देख लेते हैं। इसके आगे का इधर लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, कम का गो हो गया। इसके बाद में नंबर 5 लिखा हुआ है टुडे, टुडे का दैट डे, क्या हो जाएगा, दैट डे, ठीक है। अगर लिखा हुआ है टू नाइट, टू नाइट मीन्स क्या होता है, टू नाइट मीन्स आज रात, टुडे माने आज होता है, टू नाइट मीन्स आज रात, तो ये हो जाएगा दैट नाइट, ठीक है। इसके बाद में अगर बिफोर है, बिफोर का एगो हो जाएगा, ठीक। और क्या होता है, बहुत से हैं, जैसे हेंस,
HENCE, हेंस का वेंस हो जाएगा, ठीक, हेंस का वेंस हो जाएगा। और जैसे हाँ जैसे लिखा है लास्ट, ठीक है, लास्ट का प्रीवियस हो जाएगा, ठीक, लास्ट का प्रीवियस हो जाएगा। इसके बाद में आता है जैसे टुमारो, ठीक है, टुमारो का द नेक्स्ट डे कर देंगे, द नेक्स्ट डे, या इसको द फॉलोइंग डे भी कर सकते हैं, ठीक है, द फॉलोइंग डे भी कर सकते हैं, ठीक है, द फॉलोइंग डे। इसके बाद में आता है यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे, यस्टरडे का भी कंसेप्ट क्या रहेगा, द प्रीवियस डे कर देंगे, द प्रीवियस डे, या फिर द डे बिफोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो कुछ शब्द होते हैं ये बदल दिए जाते हैं। कब बदल दिए जाते हैं, कंडीशन क्या थी, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में अगर है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय इन शब्दों को बदल दिया जाता है। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 7, ठीक है। तो अब देखिए स्टेप नंबर 7 तक हम लोगों ने यहाँ पर काफी चीजें सीख ली हैं। इसके बाद में स्टेप नंबर आएगा आपका 8। चलिए देख लेते हैं स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8, और स्टेप नंबर 8 में हम लोग सीखेंगे प्रोनाउंस में परिवर्तन। अब प्रोनाउंस कब बदले जाते हैं, देखिए यहाँ पर लिखे दे रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब, वर्ब नहीं स्पीच, सॉरी क्या होगा, एक मिनट पूरा देखते हैं। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो मेरी हमारे जो किसी भी टेंस में कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो चाहे फ्यूचर में हो, किसी में हो कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक है। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोनाउन आया हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आया हो तो उनमें परिवर्तन होता है, वही यहाँ पे बताने जा रहे थे आपको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस, सिर्फ पर्सनल वाले की बात हो रही है, ठीक है, NOUN, हाँ, पर्सनल प्रोनाउंस में परिवर्तन, ठीक। ये हमारा अगला स्टेप है, कौन सा, स्टेप नंबर 8। मतलब कोई भी पर्सनल प्रोनाउन अगर आया है तो निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन होगा ही होगा। अब वो परिवर्तन कैसे होंगे, ठीक, क्या नियम रहेंगे, वो सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कितना सीखा, कुछ स्टेप सीखे हैं, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ स्टेप सीखे हैं। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और नोट करेंगे कैसे, आप लोग पॉज करके और स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा और इनको पढ़ते रहिए। आगे आने वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउंस में परिवर्तन के नियम को समझेंगे और उनको बदलना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे थोड़ी सी भी तो आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए और बने रहिए गोल्डन करियर पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।